मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक 9:30 बजा रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठा। कांता अभी तक चादर ताने बेखबर सो रही थी। मुझे सबसे पहले उन दस्तावेजात और माइक्रो फिल्म्स का ख्याल आया। मैं उछलकर बिस्तर से नीचे आया और दीवाना बार कांता के कपड़े कुरेदने लगा। वो खाकी लिफाफा भी कपड़ों में मौजूद था। लिफाफे पर कब्जा करने के बाद मैं बाथरूम में घुस गया। बाहर निकला तो कांता जाग चुकी थी, मगर कुशलमंदी से करवटें बदल रही थी। मैंने कहा, उठकर फौरन तैयार हो जाओ, हमें अभी सिफारत खाने जाना है। वो बोली, सोने दो कामरान, हम सिफारत खाने कल भी जा सकते हैं, तुम भी सो जाओ। मैंने तल्ख लहजे में कहा, लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काबू में नहीं है। ठीक है, तुम सोती रहो, मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से बोली, ठहरो कामरान, और वो झपट कर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हम लोग पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचे तो पठान चौकीदार ने हमें गेट पर ही रोक लिया। जब मैंने उसे मरूब करने को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का नाम लिया और उसे बताया कि मैं उनका दोस्त हूं, तो वो हमें अंदर ले गया, एक जूनियर ऑफिसर के हवाले किया और बोला, साहब ये लोग बोलता है कि हम बड़े साहब का दोस्त हैं और अभी उनसे मिलना चाहता है। जूनियर ऑफिसर ने बगौर मेरा जायजा लिया और बोला, जी फरमाइए, आप किस सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने इशाने उचका कर कहा, सॉरी सर, ये मुल्क की बका और सलामती का मसला है, इस सिलसिले में आपको भी कुछ नहीं बताया जा सकता। वो बोला, मैं आपको मिलिट्री अटैची के पास ले चलता हूँ, ऐसे तमाम मसाइल वही डील करते हैं। कर्नल साहब बहुत तपाक से मिले। मैंने मुख्तसरन उन्हें विनोद पांडे और उन कागजात की तफसील बताई और लिफाफा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। वो कुर्सी से उठे और बेख्तियार मुझे गले से लगा लिया। बोले, यू आर ग्रेट कामरान। फिर कुछ सोचकर बोले, इन बास्टर्ड्स ने तुम्हारे सर की कीमत लगा रखी है, प्लीज बी केयरफुल। मैंने तल्ख लहजे में कहा, सर मेरे सर की कीमत तो पाकिस्तान में भी लगी हुई है। एनीवेज, अब आप अपनी ये अमानत संभालें और मुझे इजाजत दें। वो बोले, चले जाना, मेरे साथ एक कप कॉफी तो पी लो। थोड़ी देर में एक बावर्दी चपड़ासी कॉफी की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। कॉफी पीते हुए कर्नल साहब अपने ही ख्यालों में गुम रहे। फिर चौंक कर बोले, पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके नाम खत दे दूंगा, इस वक्त वही तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। मैंने हैरत से कहा, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? तो क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया? बोले, हाँ, इस बात को काफी दिन हो चुके हैं, हाई कमीशन का पूरा अमला तब्दील हो चुका है, मैं भी उसके बाद ही आया हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ, कहा, ओके सर, अब मुझे इजाजत दें। कर्नल साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बोले, विश यू गुड लक। वो हमें बाहर तक रुखसत करने आए। मैं और कांता टैक्सी की तलाश में खड़े थे कि पीछे से एक गरजदार आवाज सुनाई दी, हैंड्स अप। मैं सन्नाटे में रह गया। वैसे अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। मैं वो अहम दस्तावेजात और माइक्रो फिल्म्स महफूज हाथों में पहुंचा चुका था। अब तो सिर्फ मताए जां थी, जो अगर चली भी जाती तो मुझे कोई अफसोस ना होता। मुझे घेरने वाले ज्यादा से ज्यादा मुझे कत्ल ही कर सकते थे। वो दस्तावेजात तो उन्हें अब किसी कीमत पर नहीं मिल सकती थी। मैंने हाथ उठाए बगैर बेजारी से कहा, यार जो कुछ कहना है जल्दी कहो, गोली मारनी है तो मार दो, वक्त जाया मत करो। ये कहकर मैंने कांता की तरफ देखा। वो मुझसे चंद कदम आगे निकल गई थी और अब किसी टैक्सी की तलाश में थी। उसे मालूम ही ना हो सका था कि मौत का फरिश्ता मेरी पुश्त पर आ पहुंचा है। वही करख्त आवाज फिर उभरी, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, अब शराफत से मेरी तरफ घूम जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घूम गया और उस मौत के फरिश्ते पर नजर पड़ते ही मेरा दिल चाहा कि मार मार कर उसका भुरकस निकाल दूं। वो तैमूर था और मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस रहा था। मैंने भिन्ना कर उसे थप्पड़ मारना चाहा तो दाईं जानिब से ग्लोरिया की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये बहुत हसास इलाका है, पुलिस दंगे फसाद में तुम दोनों को बंद कर देगी। ग्लोरिया को बखैरियत देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। फिर वहां खड़ी हुई एक कोस्टर की आड़ से विजय भी सामने आ गया। मैंने हंसकर कहा, इसका मतलब है कि शैतान का पूरा टोला मौजूद है। ग्लोरिया चहकी, बोली, ये टोला तो अभी तुम्हारे आने के बाद मुकम्मल हुआ है। फिर वो चौंक कर कांता की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे इन मोहतरमा को तो रोको, लगता है इनकी बैटरी कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गई है, या फिर इनकी प्रॉपर्टी इन्हें मिल गई है, इसलिए शायद अब तुम्हारी परवाह भी नहीं है। मैंने हंसकर कहा, इसकी बैटरी वाकई ज्यादा चार्ज हो गई है, मगर फिलहाल तो वो टैक्सी की तलाश में है। तैमूर बोला, टैक्सी की क्या जरूरत है, हमारे पास गाड़ी मौजूद है। मैंने कहा, तो फिर उसे रोको, इसमें बस खराबी यही है कि चलते हुए एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। ग्लोरिया बोली, जब वो जानती है कि उसके पीछे तुम जैसा सुपरमैन मुहाफिज मौजूद है, तो भला उसे पीछे मुड़कर देखने की क्या जरूरत है। ग्लोरिया के लहजे में बज़ाहिर शोखी थी, मगर इस शोखी में छुपे हुए तंज को न सिर्फ मैंने महसूस किया बल्कि तैमूर ने भी महसूस किया। वो जल्दी से बोला, असल में कांता सीधी साधी लड़की है, वो हमारे लाइफस्टाइल से कब वाकिफ है। इस मर्तबा ग्लोरिया ने खुलकर तंज किया। बोली, कामरान के साथ इतना अरसा गुजारने के बाद भी। इस दौरान में कांता ने टैक्सी रोक ली थी और अब खिड़की पर झुकी हुई ड्राइवर से बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम लोग ऐसा करो, गाड़ी में होटल पहुंचो, मैं कांता को सरप्राइज देना चाहता हूं। तुम लोगों को अचानक वहां देखकर
वो मारे खुशी के आपे से बाहर हो जाएगी। फिर तैमूर वगैरह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए तो मैं कांता को परेशान करने के लिए वहां खड़ी हुई एक कोस्टर के पीछे छुप गया। मैं इस जाविये से खड़ा था कि कांता मुझे दिखाई दे रही थी। टैक्सी वाले से बात करने के बाद उसने मुझे तलाश करने के लिए इधर उधर देखा, फिर वो दोबारा उसी रास्ते पर चल दी जहां से मेरे साथ चली थी। उसने टैक्सी वाले को कोई जवाब देने की जहमत भी गवारा न की। वो कुछ बड़बड़ाती भी जा रही थी। मुझे आवाज तो नहीं दे रही थी, मगर ये बात तय थी कि वो मुझे बुरा भला कह रही होगी। मैं उसकी झुंझुलाहट से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने फुटपाथ पर खड़े होकर गुस्से से इधर उधर देखा और अभी वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि मैं दो अफराद को देखकर चौंक उठा। वो बहुत गौर से कांता को देख रहे थे। उनके जिस्म पर आम से लिबास थे और चेहरों से भी वो छटे हुए बदमाश लग रहे थे। वो चंद लम्हे कांता को घूरते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं एकदम मोहतात हो गया। वो दोनों उस कोस्टर के सामने कुछ देर ठहर गए जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। उनमें से एक बोला, यार लगती तो वही है। दूसरा बोला, लगती नहीं है बल्कि वही है। जीन्स और जैकेट पहनकर समझ रही है कि कोई इसे पहचान नहीं सकेगा। फिर वो कुछ सोचकर बोला, तू इसका ध्यान रख, मैं टेलीफोन पर ठाकुर साहब को इत्तला देकर आता हूं। पहले ने खदशा जाहिर किया और अगर ये टैक्सी या गाड़ी में बैठकर चलती तो। दूसरे ने तंजिया लहजे में कहा, तू रहेगा घामड़ का घामड़। अगर मेरी वापसी तक ये निकल जाए तो तू इसका पीछा करके ठिकाना मालूम कर लेना। 50,000 का चलता फिरता चेक है, बस ये गायब ना हो जाए। पहले आदमी ने पूछा, मगर ये अकेली कैसे है? इसके साथ तो वो एक वैन डैम टाइप का लौंडा भी था। दूसरा बोला, होगा हरामजादा यहीं कहीं। ठाकुर साहब के आदमियों ने उसे उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया होगा। मैं जानता था कि वो किराए के बदमाश हैं। कांता उन दोनों से बेखबर मेरी तलाश में इधर उधर देख रही थी, साथ साथ कुछ बड़बड़ाती भी जा रही थी। मैं फौरी तौर पर छुप कर ये देखना चाहता था कि वो दोनों बदमाश कांता के साथ क्या सलूक करते हैं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि दूसरा बदमाश ठाकुर से फोन पर बात करने गया है। अगर ठाकुर ने फौरी तौर पर कांता को ठिकाने लगाने का हुक्म दे दिया तो वो लोग उसे मार भी देंगे। 50,000 की रकम ऐसे बदमाशों के लिए बहुत अहमियत रखती है और मुमकिन है ठाकुर खुश होकर इस रकम में मजीद इजाफा भी कर दे। मैंने मुनासिब यही समझा कि फौरी तौर पर निगरानी करने वालों से निपटूं और यहाँ से रवाना हो जाऊं। मैं टहलता हुआ कोस्टर की आड़ से निकला और उस बदमाश की पुश्त पर जा पहुंचा। वो मेरी तरफ से बेखबर कांता पर नजरें जमाए खड़ा था। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी तो वो बुरी तरह चौंक उठा और मेरी तरफ पलट गया। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। मैंने कहा, तुम्हें मेरी ही तलाश थी ना? मेरा अंदाज ऐसा था जैसे सरेराह कोई पुराना दोस्त मिल गया हूं। मैंने कहा, खाकसार को वैन डैम कहते हैं। उसी वक्त कांता की नजर भी मुझ पर पड़ गई और वो तीर की तरह मेरी तरफ आई। तिल मिलाकर बोली, मैं तुम्हें आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे हो। मैंने कांता को नजरअंदाज करते हुए बदमाश से सर्द लहजे में कहा, खामोशी से मेरे साथ चलो वरना 1 मिनट के बाद तुम्हारी लाश के गिर्द भीड़ लगी होगी। रिवॉल्वर मेरी जेब में है मगर मैं जेब से भी फायर कर सकता हूँ, बस मेरी ये कीमती जैकेट खराब हो जाएगी। वो बोला, मगर मैं तो। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, बको मत, खामोशी से मेरे साथ चलो। फिर मैं कांता से मुखातिब हुआ, कोई भी टैक्सी पकड़ लो। कांता ने दूर से उसी टैक्सी ड्राइवर को इशारा कर दिया। मैंने बदमाश को एक बार फिर तंबीह की कि अगर किसी किस्म की कोई आवाज निकाली तो खामखा बेमौत मारा जाएगा। मैंने कांता को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद उस बदमाश के साथ पिछली सीट पर बैठ गया ताकि वो काबू में रहे। ड्राइवर ने पूछा, करोल बाग चलना है ना मैडम? मैंने कांता से पहले जवाब दिया, नहीं, हम पहले जरा कुतुब मीनार की सैर करेंगे। ड्राइवर ने झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। थी तो वो 12-14 साल पुरानी फिएट, मगर इंजन खासा बेहतर था। ड्राइवर तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ कुतुब मीनार जा पहुंचा। मैंने इस दौरान में अकब का ख्याल रखा था कि कहीं हमारा ताकुब न किया जा रहा। मैं जानबूझकर वहां आया था क्योंकि फौरी तौर पर उस बदमाश से पूछगिछ के लिए कोई मुनासिब जगह नजर में नहीं थी। वर्किंग डे था, इसलिए वहां आने वालों की तादाद इंतहाई कलील थी। हम एक ऐसे गोशे में जा बैठे जहां किसी हद तक दूसरों की नजरों से पोशीदा रह सकते थे। मैंने उससे पूछा, हाँ अब बताओ तुम्हारा ठाकुर इस वक्त कहाँ है? वो बोला, मुझे तो नत्थू लाया था, उसने कहा था कि इस काम के तुम्हें 10,000 दूंगा। मैंने अचानक उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उलटकर जमीन पर गिर गया। थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि काफी दूर बैठे हुए लोग भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने चीख कर कहा, अब करोगे मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक? मैं ये जुमला लोगों को सुनाना चाहता था कि वो मुतमईन हो जाएं। फिर मैंने बुलंद आवाज में कहा, सॉरी यार, हाथ कुछ ज्यादा जोर से पड़ गया, चलो गुस्सा थूक दो। मैंने उसकी कमर पर हाथ डालकर उठा लिया और सर्द लहजे में कहा, तुम्हें नथुलाल लाया हो या खैरा, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। वो बोला, मैंने बताया ना कि। मैंने उसकी बात काट दी, बकवास, मैं सिर्फ सच सुनना चाहूंगा। थप्पड़ की गूंज तो दूर तक गई है मगर मेरा रिवॉल्वर बेआवाज चलता है।
तुम्हें मार कर मैं कहीं वीराने में छोड़ जाऊंगा। अब शुरू हो जाओ। मैंने ये कहते हुए जैकेट की जेब से गन निकाली और उसे एक झलक दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। उसने सहम कर कहा, ठाकुर का सिर्फ एक फोन नंबर है मेरे पास। मैंने सख्त लहजे में कहा, बस ठाकुर से तुम्हारा इतना ही ताल्लुक है? सिर्फ फोन नंबर होने का क्या मतलब है? और तुमने कांता को कैसे पहचाना? वो बोला, वो असल में वो। मैंने कहा, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो बास्टर्ड। मैंने इस मर्तबा उसके दाएं हाथ का पंजा गिरफ्त में ले लिया और उसे इतनी जोर से दबाया कि वो बुरी तरह तिलमिला गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस हाथ को उंगलियों समेत कलाई के पास से हमेशा के लिए नाकारा कर दूंगा। अब मैं आखिरी मौका दूंगा तुम्हें, उसके बाद तुम सच भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोला, मैं तो अभी 2 महीने से ठाकुर साहब की नौकरी कर रहा हूँ। नत्थू पुराना आदमी है। उसी ने मुझे कांता बीबी की तस्वीर दिखाई थी और उस वक्त इन्हें पहचाना भी उसी ने था। मैंने कहा, सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे किसी तरह ठाकुर तक पहुंचा दो। वो बोला, मैं आपको नत्थू तक पहुंचा सकता हूँ। वो ठाकुर का खासा मुंह चढ़ा है। जब से बड़े ठाकुर साहब गुम हुए हैं उस वक्त से नत्थू की हुक्मरानी चल रही है हवेली पर। मैंने पूछा, बड़े ठाकुर साहब कहाँ चले गए? उसने गोया अपनी दानिश्त में इंकिशाफ करते हुए कहा, उनके कुछ मेहमान आए थे, उन्हीं लोगों ने कांता को भी वहां से छुड़वाया था। ले जाने वाले ने ठाकुर के पालतू चीते तक मार दिए। मैंने कहा, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ नत्थू इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो बोला, पुरानी दिल्ली के इलाके में नारायण दास के अड्डे पर उसकी बैठक है। ठाकुर को खबर करने के बाद वो दोबारा वहीं आया होगा और मुझे गालियां देने के बाद चला गया होगा। वो यही समझ रहा होगा कि मैं कांता के पीछे गया हूँ। मैंने सोचते हुए कहा, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उस होटल का पता बता रहा हूँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। तुम नत्थू को जाकर बताना कि मैंने कांता का पीछा करके उसका ठिकाना मालूम कर लिया है। उससे कहना कि कांता इस वक्त बिल्कुल अकेली है। फिर मैंने उसे होटल का नाम और रूम नंबर लिखवाया और कहा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा। अभी कम से कम 4 घंटे तो कांता वाकई वहां अकेली होगी, मगर मैं इसकी तरफ से गाफिल नहीं रहूंगा। वो बोला, आप फिक्र न करें, कांता को किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैंने कांता से कहा, कांता तुम होटल जाओ, मैं 1-2 अहम काम निपटा कर पहुंचता हूँ। मुमकिन है मैं 4 घंटे से पहले ही पहुंच जाऊं। वैसे मैंने विजय की ड्यूटी भी वहां लगा रखी है। मैंने अपने शिकार को जताने के लिए कहा, मुबादा वो कांता को तनहा समझ ले। मुझे यकीन था कि अब तक ग्लोरिया, विजय और तैमूर होटल पहुंच चुके होंगे। मुझे कहीं भी नहीं जाना था, बस मैं उस शख्स को उस वक्त तक रोके रखना चाहता था जब तक कांता होटल न पहुंच जाती। मैंने कांता से कहा, चलो हम तुम्हें टैक्सी पर छोड़ दें। टैक्सी मिलने में ज्यादा दुश्वारी न हुई। कांता को रवाना करने के बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं खुद ही पहल कर दूं, बजाय इसके कि नत्थू का इंतजार करूं। इसमें इंतहाई रिस्क था, मगर मुझे ज्यादा मुनासिब यही लगा। होटल में खामखा हंगामा होता तो न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। उसी वक्त एक टैक्सी खाली हुई। मैंने अपने शिकार का हाथ पकड़ा और उसे टैक्सी की तरफ घसीटते हुए बोला, मेरे साथ अभी नारायण दादा के अड्डे पर चलो, मैं नत्थू से वहीं मिलना चाहता हूँ। मेरे शिकार ने मुझे यूं देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैंने पूछा, इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? उसने कहा, वो तुर्कमान गेट का इलाका है। जब से संजय गांधी ने मुसलमानों की उस कदीम आबादी पर बुलडोजर चलवाया है, वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो गए हैं। मैंने उलझन आमेज निगाहों से उसे देखा और बोला, जब तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल गया तो वहाँ लोग कहाँ होंगे? वो बोला, उस इलाके के आसपास भी तो आबादी है, वहाँ हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। हिंदुओं की अक्सरियत है, मगर वहाँ के बच्चे कुछ मुसलमान हर वक्त मरने मारने पर आमादा रहते हैं। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, मैं भी हर वक्त मरने मारने पर आमादा रहता हूँ, और मैं वहाँ किसी मुसलमान से नहीं बल्कि एक हिंदू से मिलने जा रहा हूँ, जो एक हिंदू ही के अड्डे पर बैठता है। फिर मैं कुछ उलझ कर बोला, मगर तुम क्यों मरे जा रहे हो? वहां पहुंचकर तो तुम्हारी जान बच जाएगी, फिर मैं जानू और नत्थू। वो थूक निकल कर बोला, मैं तो दोनों तरफ से मारा जाऊंगा। नत्थू मुझे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ेगा कि मैं आपको उसके ठिकाने तक ले गया, और अगर मुसलमानों को खबर मिल गई कि उस इलाके में कोई मुसलमान मारा गया है और उसके कत्ल में मेरा हाथ है, तो वो भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नारायण ही की तरह वहाँ अहमद यार का अड्डा भी है, दोनों में अक्सर चलती भी रहती है। मैंने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम मुझे वहां नहीं ले गए तो तीसरी तरफ यानी मेरे हाथों से भी मारे जाओगे, इसलिए खामोशी से टैक्सी में बैठ जाओ। वो यूं टैक्सी में बैठा जैसे उसे फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा हो। टैक्सी में उससे कोई बात नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से सिगार पीता रहा। नारायण दादा के अड्डे से कुछ पहले ही मेरे हमराही ने टैक्सी रुकवा दी। मैंने टैक्सी वाले को बिल दिया तो वो भी हैरत और तजस्सुस से मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, पैसे कुछ कम हैं क्या? वो जल्दी से बोला, नहीं साहब, पैसे तो बहुत ज्यादा दे दिए आपने, अल्लाह आप पर रहम करे। ये कहकर उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। उसके आखिरी जुमले से अंदाजा हुआ कि वो भी मुसलमान था, और यकीनी तौर पर उसने भी अंदाजा कर लिया था कि मैं भी मुसलमान हूँ। मेरा हमराही पैदल ही एक तरफ रवाना हो गया।
मैंने चलते हुए आखिरी मर्तबा अपने हथियार चेक किए और पुरएतमाद अंदाज में कदम बढ़ाने लगा। चंद मिनट के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, मगर मेरे जहन में अड्डे का जो तस्वुर था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो निचले दर्जे का एक बार था जिसके काउंटर पर 30-32 साल की एक औरत बैठी हुई थी। वो 10 बरस पहले बिलाशुबा हसीन रही होगी, मगर अब तो ढलते हुए शबाब को रोकने के लिए उसने बहुत गहरा मेकअप कर रखा था। काउंटर के सामने चंद स्टूल भी रखे थे, मगर उस वक्त उनमें से सिर्फ 2 पर मुनहनी से 2 आदमी बैठे पी रहे थे। औरत ने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर बहुत अदा से सर झटक कर बोली, क्या पीने का है? मैंने अक्खड़ लहजे में कहा, मुझे नारायण दादा से मिलना है। उसने मुंह बनाकर कहा, काटने को काहे को दौड़ता है? दादा अभी इधर नहीं है, तुम बैठो, कुछ पियो पिलाओ, उस टाइम तक वो आ जाएगा। फिर वो राजदाराना लहजे में बोली, दादा से कोई डील करने का है क्या? मैंने कहा, हाँ यही समझ लो। बोली, वो तो हम पहले ही समझ गया था। वो मुस्कुराई, फिर बोली, तुम्हारे साथ में उस 10 नंबरी को देखकर। उसने मेरे हमराही की तरफ इशारा किया। ठीक है, फिर मैं दादा का वेट कर लेता हूँ। मैंने गुर्रा कर अपने शिकार से कहा, तुम भी बैठ जाओ। औरत ने मुझसे पूछा, लार्ज पैग बनावे या छोटा? मैंने बेजारी से कहा, पैग वैग को छोड़ो, मुझ पर तो पूरी बोतल भी असर नहीं करती। औरत गोया बुरा मानकर बोली, कैसी बात करता है? रूबी के हाथ का बना हुआ कॉकटेल तो मिस्टर वर्ल्ड को उल्टा कर देता है। 10 ईयर्स से हम इधर झक नहीं मार रहा, हमको चैलेंज मत करना। मैंने पहली दफा हंसकर कहा, चलो फिर शर्त लगा लो। मैं वक्त गुजारना चाह रहा था। मैंने बगौर उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी कॉकटेल ने मुझे उल्टा कर दिया तो 10,000 तुम्हारे, और अगर ऐसा न हुआ तो? उसने बेहयाई से आंख मारी, बोली, तो रूबी होल नाइट के लिए तुम्हारा। मैंने कहा, कैश की बात करो, मेरे पास होल नाइट का टाइम नहीं है। मैं ये कहकर उसकी दिल आजारी नहीं करना चाहता था कि तुम में अब रखा क्या है। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, ओके डन, अगर मैं हार गई तो तुम्हें 10,000 दूंगी। उसने एक ग्लास उठाया और उसे रगड़ रगड़ कर चमकाने लगी। फिर अचानक उसका हाथ रुक गया और वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, चलो तुम्हारा कैश बच गया, दादा आ गया है। मैंने दरवाजे की तरफ घूम कर देखा। एक लंबा तड़ंगा और भारी जिसामत का आदमी लंबे लंबे डग भरता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। उसका सर बालों से बेन्यास था और चेहरे पर घनी मूछें थीं। उसके साथ 2 आदमी और थे जो 2 कदम पीछे चल रहे थे। उनकी चाल ही से अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों मुसल्ला हैं और बगली होल्स्टर लगा रखे हैं। नारायण दादा काउंटर की तरफ आने की बजाय सीधा बढ़ता चला गया। काउंटर के साथ ही छोटा सा कमरा था। मैंने रूबी से कहा, दादा को खबर करो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दादा उस वक्त तक कमरे में दाखिल हो चुका था, अलबत्ता उसके साथ आने वाले चमचे बाहर ही रह गए थे और वो दरवाजे के ऐन सामने एक मेज पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे दादा के गार्ड्स हों। उसने मेरे शिकार से कहा, दादा को जाके बोलो कि तुम्हारा मेहमान आया है। वो ऐसे उठा जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दादा के कमरे की तरफ बढ़ा। रूबी ने उसकी चाल देखते हुए ख्याल जाहिर किया, इसने क्या इधर आने से पहले भी पी थी? मैंने हंसकर कहा, इसे कभी कभी बगैर पिए भी नशा हो जाता है। वो जूं ही दरवाजे पर पहुंचा, नारायण के दोनों गार्ड्स या चमचे झपट कर उसकी राह में हायल हो गए। फिर उनमें से एक बुलंद आवाज में बोला, मुंह उठाए किधर जा रहा है? जुमले में एक नाकाबिले समात गाली भी थी। फिर बोला, दादा अभी बिजी है, उसने बोला है कि कोई अंदर ना आए। दफा हो जा तेरी तो। उसने फिर न सिर्फ गाली दी बल्कि उसे धक्का भी दे दिया। मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। मैं झटके से खड़ा हुआ तो स्टूल जोरदार आवाज के साथ पीछे गिर गया। दोनों चमचों के साथ वहां बैठे हुए दूसरे लोग भी सर उठाकर काउंटर की तरफ देखने लगे। मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ गार्ड्स की तरफ पहुंचा और नरम लहजे में कहा, दादा से इसे नहीं बल्कि मुझे काम है, ये तो उसे खबर करने जा रहा है। उनमें से एक मजे का खेज लहजे में बोला, तुम कौन से सेठ बिरला हो? दादा के पास टाइम लेकर आना पड़ता है, अभी इधर से चलते फिरते नजर आओ। मैंने कहा, लगता है तुम लोग जीने से बेजार हो गए हो। अगर मैं दादा से मिले बगैर चला गया तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।